गुड मॉर्निंग सृष्टि। गुड देखिए, मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पहले दो क्वार्टर्स में इन्वेंट्री लॉसेस काफी बड़ी मात्रा में इनको हुआ है। और जैसे कि आपने कहा कि क्रूड की कीमतों में अभी एक थोड़ी सी गिरावट की ट्रेंड दिख रही है, तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ जो रहेगा वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा होना चाहिए। इसका एक लॉजिकल रीजन ये है कि जो दो मेन कंज्यूमिंग सेक्टर्स है, जैसे एविएशन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, तो यहाँ पे एक थ्रूपुट वॉल्यूम का काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ इन दोनों सेक्टर्स में बढ़ेगा, ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो डेफिनेटली आएगा। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन मुझे लग रहा है कि जो सितंबर का क्वार्टर है, उसके बाद जो दिसंबर और मार्च का क्वार्टर आएगा, इसमें डेफिनेटली अच्छा इजाफा आएगा, प्रोवाइडेड क्रूड की कीमतें सॉफ्ट होती है। मैं इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि अगर इनके पास कम से कम 6 से 12 महीने हैं तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। पैनिक में इसको मत बेचिए लॉस में। थोड़ा सा इंतजार अगर ये करती है 6 से 12 महीने के लिए, तो नॉट ओनली इनका कॉस्ट बट थोड़ा सा मुनाफा भी ये कमा सकती है। तो थोड़ा एवरेज करके इसको होल्ड करने की राय रहेगी। जी, आपसे राय चाहेंगे ट्राइडेंट को लेकर। लगातार हमने तेजी देखी थी, 70 रुपए तक भाव चले गए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब ये शेयर देखिए करीब करीब उस भाव से आधा हो गया है, 35 रुपए 38 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। 50 की खरीद है, होल्ड करें या फिर थोड़ा सा भविष्य भी अनिश्चित है इसका? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, टेक्सटाइल स्पेस में अभी एक जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि कॉटन की कीमतें ऊपरी लेवल से करीबन 30-40% नीचे आ गई है। इसका मतलब है कि जो भी कंपनीज कॉटन कंज्यूम कर रही है, इनके लिए आने वाले जो नया कॉटन सीजन होगा, जो सितंबर से शुरू होता है टिपिकली, तो वहां पे इनको रॉ मटेरियल का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। पिछले साल कॉटन यार्न की कीमतें बहुत बड़ी थी। ट्राइडेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है टेरी टॉवेल के स्पेस में, और जहां पे कॉटन एक बहुत बड़ा इनका रॉ मटेरियल है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये निवेशक कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि के लिए और थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो इसमें डेफिनेटली आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्जिन प्रेशर जो पहले था वो शायद आने वाले साल में थोड़ा सा सबसाइड होने की पोजीशन है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि 6 से 8 महीने में होपफुली इनको इनका कॉस्ट प्राइस और थोड़ा सा मुनाफा कमाने की कोशिश डेफिनेटली पॉसिबल लग रही है, तो होल्ड करें। देखिए, मुझे लग रहा है कि साउथ इंडियन बैंक में नंबर्स क्वार्टर 2 के काफी अच्छे आ गए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी, लेकिन ये शेयर करीबन 8 रुपए से 14 रुपया काफी छोटे समय में अप्रिशिएट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए, करंट लेवल्स पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या स्टॉक कंसोलिडेट होगा। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा 50% तो मुनाफा बुक करना चाहिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी चाल के बाद हो सकता है कि स्टॉक में जो आगे का मूव रहेगा वो थोड़ा सा स्लो होने की उम्मीद है, क्योंकि 8 से 14 करीबन 50-60% से ये स्टॉक भाग चुका है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज बेटर टू होल्ड, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, यही में इसकी समझदारी रहेगी। अभिषेक, देखिए, पहली बात तो आलकार्गो के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आ गए हैं वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ओशन फ्रेट्स में सभी को ऐसा लग रहा था कि कीमतें कम हो जाएंगी, प्राइसेस कम होंगे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने क्वार्टर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो डेफिनेटली आज जो आपको स्टॉक का मूड दिख रहा है वो बेसिकली इसलिए क्योंकि बॉटम लाइन पे थोड़ा सा प्रॉफिट पिछले क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर के हिसाब से कम है, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्सेशन का अमाउंट काफी बढ़ गया है। बट ओवरऑल कंपनी का जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी ने ये भी कहा है कि दिसंबर अगले साल तक वो पूरी तरह से नेट कैश फ्री बनेंगे। इनफैक्ट काफी कर्जा वो रिपे भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इनको अगर साल भर का नजरिया लेते हैं तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा और अपसाइड बाकी है। हो सकता है कि इनको 450 पौने 500 का एक रेंज मिले जहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। देखिए, करूर वैश्य बैंक में एक टर्न अराउंड स्टोरी है और इसीलिए बैंक में अच्छी खासी आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है। और जैसे आपने कहा कि अभी बैंकिंग सेक्टर में सारे रिटेल निवेशक जो अभी एंटर कर रहे हैं, इनको एक बात समझना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में 2-3 महीने पहले अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी थी, तभी प्राइस रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में था। अभी जो इस प्राइस पे इन्होंने खरीदा है तो कम से कम 6 से 12 महीने यहाँ पे निवेशित रहना है। एक हफ्ते की बात करके अगर ये इन्वेस्टर थोड़ा सा घबराते हैं तो उसका मतलब है कि इनको पूरी तरह से स्टॉक में कन्विक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से अगर साल भर का नजरिया लेते हैं तो इसमें करीबन 130 140 दिस काइंड ऑफ लेवल्स आर आल्सो पॉसिबल, बट थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना चाहिए, यही मैं इनको सुझाव दूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो एनएमडीसी का जो डीमर्जर अनाउंस हो चुका है, इसमें पहली बात तो अभी स्टील कंपनी का शेयर निवेशक को मिलता भी है, तो उसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी इमीडिएटली ऐसा लग नहीं रहा है। बट डेफिनेटली प्लांट ऑब्वियसली जिस प्रकार का प्रोडक्शन और जिस प्रकार का प्रोडक्ट्स बनाएगा, इसमें एक अच्छी बात है कि एनएमडीसी को एक कैप्टिव कस्टमर मिलेगा।
रही बात वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन तब बनेगी जब कंपनी सेपरेटली लिस्ट होगी, उसके नतीजे और नंबर्स हमको देखने को मिलेंगे, तो तब तक कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा अनुमान लगाना शायद ठीक बात नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये फ्री शेयर्स मिल रहे हैं तो उसीलिए शेयर में थोड़ी सी एक अपसाइड देखने को मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से अभी स्टील कंपनीज के नतीजे आ गए, हमको लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए इन कंपनीज को मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी है, थोड़ा सा पोजीशन ये हल्का हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्स मर्जर डेट तो स्टील कंपनी की हो चुकी है। तो अभी अगर ये बेचते भी है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और क्वांटिटी काफी बड़ी है। मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा लिक्विडेट करके कोई दूसरे सेक्टर में ये पैसा डाले, जैसे कि ऑटो हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए शायद और अच्छा होगा। नहीं, फिलहाल तो अभिषेक मुझे लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा सा वीक है और बैंकिंग सेक्टर्स में आपको अच्छी खासी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ नॉर्मली एक अच्छा सीजन होता है बैंकों के लिए। और जिस प्रकार की कमेंट्री एसबीआई के मैनेजमेंट से आई है, उन्होंने कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ का फायदा उनको जरूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है, इनफैक्ट रिटेल बुक भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, प्लस उनके सारे सब्सिडरीज जैसे एसबीआई कार्ड्स हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, ये भी काफी अच्छी कर रही है। तो अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स की बात करें तो कम से कम 675-700 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बट यहाँ पे थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक काफी जल्दी छोटे समय में चला है। तो यहाँ पे होल्ड करें और बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यूज करें, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग की जो आउट परफॉर्मेंस है वो कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए चलती रहेगी। देखिए, पहली बात तो बर्जर पेंट्स का जो बिजनेस मॉडल है, ये ज्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर है। इनका एक्सपोजर रेसिडेंशियल सेगमेंट में एशियन पेंट्स के मुकाबले में काफी कम है। जिस प्रकार का ग्रोथ हमको ऑटोमोटिव सेक्टर में दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि सृष्टि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये टॉप एंड प्लेयर है। इनकी ब्रांड वैल्यू और रिकॉल वैल्यू कस्टमर्स के साथ काफी अच्छी है। और रही बात कंपटीशन की, तो देखिए नए प्लेयर्स जो अभी मार्केट में उतरे हैं, जैसे कि ग्रासिम है, फिर जिंदाल ग्रुप है, मुझे लग रहा है कि इनको पूरी तरह से इनको एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को टक्कर देने में काफी समय लगेगा। हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो मार्जिन प्रेशर रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर क्रूड की कीमतें कम होती है तो डेफिनेटली इसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। सेकंड हाफ इज नॉर्मली अ पीरियड वेयर ज्यादा कमाई कंपनीज करते हैं, क्योंकि फेस्टिव मंथ्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको ये स्टॉक को अगर लंबी अवधि की बात करें तो होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि FY24 विल बी अ मच बेटर ईयर। FY23 का सेकंड हाफ डेफिनेटली पहले फर्स्ट हाफ से अच्छा होना चाहिए। रही बात रिस्क रिवॉर्ड की, तो अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊपरी लेवल की बाइंग है, तो थोड़ा बहुत करंट लेवल पे एवरेज करे तो 12 से 18 महीने में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। मुझे लग रहा है कि मेटल कंपनीज के लिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, अभी भी चाइना मार्केट में पूरी तरह से उतरा नहीं है। अभी भी वहां पे कोविड के केसेस के रिपोर्ट्स आ गए हैं। तो चाइना जब तक ग्लोबल मेटल मार्केट में पूरी तरह से अपनी बाइंग शुरू नहीं करता, तब तक ग्लोबल मेटल प्राइसेस थोड़े से मंदी रहेंगे। रही बात यूरोप को लेके, तो यूरोप में भी दिक्कतें बढ़ रही है। इनफैक्ट एनर्जी क्राइसिस के कारण वहां पे काफी कंपनियां हैं जो अपनी प्रोडक्शन पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब तक मैं समझता हूँ कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस दबे हुए रहते हैं, तब तक एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। तो मेरे ख्याल से नजरिया शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है। इनका अगर टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल का है, रही बात बिकॉज ये कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से जितना मुनाफा अभी बना है थोड़ा सा बांध ले, और मेरे ख्याल से जब रिवाइवल के साइंस आएंगे तभी वापस ये फ्रेश री एंट्री कर सकते हैं। बट करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है।